हेलो बच्चों। इससे पहले हमने ये देखा था कि हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को सही से समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम सही सोर्सेस को फॉलो करें। बिना सही सोर्सेस को फॉलो किए हम सही जगह तक नहीं पहुंच पाते। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन एजम्पशन पर बेस्ड होगी तो पॉसिबिलिटीज हैं कि जो कंक्लूजन आएगा वो सही नहीं आएगा। इसीलिए एजम्पशन की बजाय अगर जो ओरिजिन है, जो सोर्स है, वो कंफर्म है तो इजीली हम ये पता कर सकते हैं कि जो कंक्लूजन ड्रॉ हुआ है वो सही है या नहीं है। इसी कंटेक्स्ट में जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, कहते हैं ना कि अक्सर लोगों की यादें जुड़ी होती अलग अलग जगहों से। बच्चे अक्सर कहाँ जाते हैं? जब भी छुट्टियां होती हैं तो या तो दादा दादी के घर या वो नाना नानी के घर जाते हैं। तो जब हम एक फैमिली सेटअप में रह रहे होते हैं, कहीं पर भी अगर हम स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट में बात करेंगे तो हम पाएंगे कि जो हमारी सोचने समझने की क्षमता है वो इस बात से विकसित होती है कि हम किस तरह के लोगों के बीच में रहते हैं, और इससे हमारे जो भी नैरेटिव्स हैं वो तय होते हैं। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यही नैरेटिव्स, यही स्टोरीज एक हिस्ट्री के फॉर्मेट में हमारे सामने आती है। जब हम बात करते हैं तो किंवदंतियां कहते हैं या सुनी सुनाई बातें कहते हैं, या समाज में जो भी बातें एक से दूसरे तक जाती है वर्बल कम्युनिकेशन के फॉर्म में, और उसका कोई एक फिक्स ओरिजिन या सोर्स नहीं होता। जब भी इंफॉर्मेशन आ रही है और अगर वो क्रेडिबल पर्सन की तरफ से नहीं आ रही है, पॉसिबिलिटीज है कि वो इंफॉर्मेशन फॉल्स होगी। और अगर क्रेडिबल पर्सन से है लेकिन उसमें एजम्पशन का पुट है तो फैलेसी होने की संभावना है। ऐसे में जब भी एक नैरेटिव प्रिपेयर होता है या एक स्टोरी प्रिपेयर, एक्चुअल में स्टोरी क्या है, अगर हम कहें कि कहानी क्या है, अगर हम इतिहास को समग्र तौर पर समझने की कोशिश करें तो इतिहास क्या है आपको कैसे पता? हर व्यक्ति की जो उम्र है वो तकरीबन 100 साल है, उसके पीछे उसके आगे व्यक्ति को नहीं पता है। और इस पूरे होल कंटेक्स्ट में जब आप पीछे मुड़कर किसी भी कालखंड को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो वो एक कहानी है। उस कहानी को जिस डायरेक्शन में भेजा है वो नैरेटिव है। जब वो एग्जेजरेशन में है वो प्रोपोगेंडा है। और उसी में जब फैक्ट्स को इनपुट किया गया, जब फैक्ट्स को वहां पर पुट ऑन किया गया और उससे जो कंक्लूजन ड्रॉ हुआ वो आपको हिस्ट्री के टर्म्स में प्रोवाइड होता है। अगेन, लगातार जितने भी इतिहासकार हुए हैं वो इस बात से संघर्ष करते रहे हैं कि जो इतिहास हम तक आया है वो इतिहास किस हद तक सही है, कितना सही है, कितना गलत है, उसकी एक्यूरेसी को लेकर के लगातार सवाल उठते रहे हैं, उसके कंट्राडिक्शंस को लेकर के लगातार सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में जब हम बात करते हैं किसी पर्सन के कंटेक्स्ट में, किसी पर्सन इन द सेंस, मान लीजिए आप हैं, आपकी सोच का आधार क्या है? अगर हम ये फिक्स करें कि जिस घर में जन्म हुआ उससे धर्म, उससे जाति, उससे मातृभाषा, उससे क्षेत्र अपने आप तय हो गया, इनमें से किसी भी चीज को हमने तय नहीं किया, ये जितनी भी चीजें हैं ये खुद ब खुद हो गई, फिक्स हो गई, क्योंकि हमने जिस घर में जन्म लिया। तो एक सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है कभी भी हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में,
सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ओरिजिन। बिना ओरिजिन के, बिना इसको कंफर्म किए कभी भी कोई भी डेटा होगा तो चांसेस है कि वो गलत ही होंगे। ऐसे में जो भी घटना, स्थान, व्यक्ति जिससे भी किसी तरह का जुड़ाव है, जो किसी भी कहानी को बनाने में मदद करती है। और थोड़ा आगे आकर के बात करते हैं। मान लीजिए एक बच्चा है, ठीक है, आप हैं क्लास में। अब आपके जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स आपके मदर और फादर हैं, ये आपके सिबलिंग्स हैं और ये आपके रिलेटिव्स हैं। तो जो आपके मदर और फादर हैं, उसी से आपका ददिहाल और ननिहाल है, उनसे संबंधित जो भी कहानियां आप सुनते हैं, उस कहानी में कितने प्रतिशत की सच्चाई है ये आप कैसे पता करेंगे? क्या उसका कोई फैक्चुअल डेटा है? अगर फैक्चुअल डेटा है तो हाँ, आप उसे कंफर्म कर सकते हैं, और अगर नहीं है तब आप क्या करेंगे? तो एक्चुअल में हमारे पास जो भी सोर्सेज होते हैं, जैसे जब हम एक पर्सन के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो उसके पास सोर्सेस क्या हैं? आप हिंदी बोलेंगे, इंग्लिश बोलेंगे, उर्दू बोलेंगे, मलयाली बोलेंगे, ये तय होता है आपके जन्म स्थान से। ऐसे में आपकी जो परिस्थिति है, आपके जीवन की जो दशा और दिशा है, वो इस बात से तय हो जाती है कि किस जगह आप जन्म लेते हैं। उसके आसपास की जो परिस्थितियां, जो जानकारी जो आप तक आती है, उसके अनुसार आपका जो लाइफ है वो एक डायरेक्शन में जाता है, उसके अनुसार आपकी पर्सनालिटी बिल्ड होती है। ऐसे में अब सवाल यह आएगा कि हम हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हिस्ट्री एक तरह से स्टोरी है विथ प्रॉपर फैक्ट्स। अब इसमें अगर हम एक पर्सन की स्टोरी समझें, मान लीजिए किसी पर्सन की शुरू से लेके अंत तक हम कोई चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में उस व्यक्ति के बारे में हम जो भी जानने का प्रयास कर रहे हैं या जो भी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, चाहे वो व्यक्ति जो अपनी कहानी बता रहा है या उस व्यक्ति से जुड़े अन्यत्र व्यक्ति के बारे में जो भी कहानी बताई जा रही है, वो किस हद तक बायसनेस से फ्री है, ये भी एक सवाल उठता है। तो हमारे पास जो पूरी की पूरी स्टोरी आती है, किसके बारे में? पास्ट से रिलेटेड। फ्यूचर तो किसी को पता नहीं है, वैसे भी हम प्रेजेंट में हैं, तो जो भी स्टोरी होगी किसकी होगी? हमारे और हमसे संबंधित लोगों के पास्ट की जानकारी होगी। तो वही हमारा सोर्स ऑफ हिस्ट्री हो जाता है। ए प्लेस, पर्सन, टेक्स्ट और एन ऑब्जेक्ट from which we gather information about some past event or period। अक्सर लोग कहते हैं मेमोरीज के नाम पर जो भी लोग आपसे जुड़े होते हैं उनसे संबंधित कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर होगा। घर में या तो फ्रेम की हुई तस्वीरें होंगी, उनका कोई सामान होगा, ऐसी कोई याद होगी जो आपके पास उपलब्ध होगा। तो उनसे जो हम डेटा गैदर करते हैं, उस डेटा को गैदर करने के बाद जो हम कंक्लूजन निकालते हैं, उससे एक तरह की जो स्टोरी फॉर्म होती है, उसे हम इजीली कह सकते हैं कि एक हद तक वो हमको जानकारी देने का काम करती है। ये हमने एक व्यक्ति के तौर पर कहा। व्यक्ति से आगे जाकर के हम कहाँ देख सकते हैं? व्यक्ति से आगे जाकर के हम एक समाज को देख सकते हैं, एक राष्ट्र को देख सकते हैं। इस तरह से परिस्थितियां हम देख सकते हैं। अब जब हम कहते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, तो इसके अलग अलग सोर्सेज होते हैं। एक है ओरल सोर्स, उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, आर्टिस्टिक सोर्सेज, फॉरेन अकाउंट्स, इंडियन लिटरेचर। अब हम इनको भी अगर डिवाइड करके देखेंगे, ओरल सोर्सेज
अगेन जो हमने एक से दूसरे में जिन बातों को लगातार हम सुनते रहे, जो बातें आगे आई, एक है जेनेलॉजिकल। अगेन आपने हमेशा अपने मम्मी से, अपने पापा से, अपने दादा से, दादी से, नाना से, नानी से कुछ कुछ कहानियां हमेशा सुनी होगी। वो अक्सर बताते होंगे कि हमारे समय में तो ऐसा होता था, या हमारे समय में ऐसी परिस्थितियां होती थी, या हमारे समय में जो पानी आज हमको नलों से मिल रहा है, उस पानी को पाने के लिए हम इतने किलोमीटर दूर जाते थे। जो एजुकेशन आज मोबाइल की एक क्लिक पर अवेलेबल है, हम उस एजुकेशन को पाने के लिए कई किलोमीटर की यात्रा करते थे। इस तरह की परिस्थितियां लगातार देखने को मिलती हैं। तो ये हो गया हमारे पास क्या, जेनेलॉजिकल आधार। इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है हमारे पास वो है फोल्कलोर। फोल्कलोर में बेसिकली ये है कि जिस भी जगह हम रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, हमारी एक संस्कृति विकसित हो जाती है। जब कहानियों की हम बात करते हैं, वैसे तो हम इतिहास की बात कर रहे हैं, लेकिन इतिहास के भी छोटे कालखंड में हमने कहानी रख ली, क्योंकि कई कहानियों के मिलाने से ही एक तरह की पूरी स्टोरी बनती है या पूरा हिस्ट्री क्रिएट होता है। तो जो संस्कृति है, उस संस्कृति के माध्यम से जो अभिव्यक्ति है, उस अभिव्यक्ति का जो प्रसार है, उस प्रसार की जब व्यापक स्तर पर व्याख्या होती है, तो क्या निकलकर सामने आता है, हमारा फोल्कलोर जिसे आप कह सकते हैं। अगेन ये थे ओरल सोर्सेस। इसके बाद है इंस्क्रिप्शंस। किसी भी समाज में, किसी भी सभ्यता में हमारे पास उसके कुछ निशान उपलब्ध होते हैं। उन निशानों की हम बात करें, जैसे आज गांधी जी की तस्वीर हमारे पास हर जगह नोट में उपलब्ध है। क्यों उपलब्ध है, उन्हीं की क्यों है, किसी दूसरे की क्यों नहीं हो सकती? उसके कई एक अपने कारण हो सकते हैं। जैसे जब भी जिस काल में जो राजा हुए, उस राजा विशेष ने अपने प्रसार क्षेत्र में अपने नाम के सिक्के ढलवाए। उन सिक्कों का क्या महत्व था, क्या कारण था? वो सिक्के इसलिए ढलवाए गए जिससे कि ये पता चले कि उनका अधिकार क्षेत्र कितना है। तो एक कारण क्या हुआ क्वाइंस का, कि हमें अधिकार क्षेत्र पता चलता है। दूसरा क्या है, प्रभुत्व तो पता चलता है कि समाज में, जनता में उनकी किस तरह की छवि थी। उसके अलावा हमें तीसरा क्या पता चलता है कि उस साम्राज्य विशेष की समृद्धि कितनी थी। सिक्के चांदी के हैं, पीतल के हैं, या सोने के हैं, या अशर्फियां हैं, किस चीज का इस्तेमाल होता है? जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं, उस इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है? उस इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का सिंपल सा यही मतलब है कि वो बताता है कि एक राज्य किस हद तक समृद्ध है। उसकी समृद्धि को बताने का काम कॉइन्स करते हैं। हम बात करते हैं कॉपर प्लेट्स ना, केवल कॉपर क्यों कहें, जिस भी संदर्भ में हमारे पास जिस भी तरह की प्लेट्स अलग अलग समय पे अलग अलग धातु उपलब्ध रहे, उनके आधार पर हम इजीली एक्सेस करके बता सकते हैं कि कौन से समय का, या मान लीजिए जैसे हमने एक सिक्का देखा, और क्योंकि एक सभ्यता जा चुकी है, उसका विघटन हो चुका है, उसके केवल और केवल अवशेष बचे हुए हैं, उन अवशेषों का हम क्या कर सकते हैं, उसके आधार पर पता लगा सकते हैं। तो जब एक क्षेत्र विशेष में, मान लीजिए कि अगर 2000 किलोमीटर का एरिया है, 1 से 1000 किलोमीटर तक, 1000 किलोमीटर तक एक तरह के सिक्के हैं, 1000 से 2000 किलोमीटर तक एक तरह के सिक्के हैं। तो ये दोनों अंतर स्पष्ट तौर पर बता रहे हैं कि अलग अलग सिक्के होने की वजह से दो अलग अलग लोगों का साम्राज्य था। तो ये जो डिफरेंसेस हैं ये क्लियर कर देते हैं किसी भी चीज को बताने में। मैन्यूस्क्रिप्ट्स, हम अक्सर पांडुलिपि की बात करते हैं, या शुरू से अगर हम देखें तो जब शुरुआत हुई होगी, जब व्यक्ति ने ये सोचा कि लिख भी सकते हैं,
क्योंकि जब हम एक समय में आदि मानव काल था तो हम अपने आप को वस्त्र से, अपने जो तन को कुछ वस्त्रों से ढक लें, यही बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन ऐसा धीरे धीरे जब ये चीजें परिवर्तित होने लग गई और मनुष्यों को ये लगने लगा कि हम अपने आप को किस तरह से सहेज कर रख सकते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान देने वाली बात है कि मनुष्य के मन में ये बात हमेशा से रही है कि हम अपने आप को सहेज के कैसे रख सकते हैं। ये समझने वाली बात है। हम अपनी स्मृतियों को संभालना चाहते हैं क्योंकि हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं। कोई भी एक दिन दोबारा नहीं आता है। ऐसे में जब कोई भी एक दिन दोबारा नहीं आता तो मनुष्य के जो मनोविज्ञान है वो ये कहता है कि मुझे इस दिन को बचाना है। इस दिन को मैं कैसे बचाऊं? और ये पॉसिबिलिटी में नहीं है। सिर्फ इसी एक सोच ने मनुष्य को मजबूर कर दिया अलग अलग तरह के आविष्कार करने को। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब तक आपको जरूरत नहीं होगी आप किसी भी चीज का आविष्कार नहीं करेंगे, लेकिन जिस दिन आपको जरूरत पड़ने लगेगी, इसीलिए कहा जाता है कि डिमांडिंग होना भी कई बार बेहतर होता है। क्योंकि जब आप डिमांड करते चले जाते हैं तो क्रिएशन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप नई तरफ आपका दिमाग जाने लगता है कि ये करना है तो कैसे होगा। अगर आप ये सोचे ही नहीं कि ये काम करना है तो फिर आपके पास एक नई क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी ही खत्म हो गई। आप सोचेंगे ही नहीं, एक लेजी बीइंग की तरह पड़े रहेंगे। लेकिन जब आप लगातार डिजायरस होते हैं, जब लगातार नई नई चीजों तक जाना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं उन्हें, तो अल्टीमेटली क्रिएशन उसका हिस्सा बनता चला जाता है। तो ये जो मनुष्य की सोच थी, अगर आज ये जो कैमरे बने हैं वो क्यों बने, अगर आप गौर से समझेंगे तो ये रीजन क्या था इन कैमरों का। क्योंकि हमें ये समझ में आया कि जिन लोगों के साथ हम रहते हैं एक समय के बाद वो हमारे साथ नहीं रहते, जिन रिश्तों में हम होते हैं एक समय के बाद वो हमारे साथ नहीं होते, जिन दोस्तों के साथ हम होते हैं एक समय बाद वो नहीं होते। या हम खुद के शरीर की बात करें कि अगर हम छोटे हैं एक समय के बाद वो चीजें नहीं रहेंगी। या हमारे माता पिता के मन में हो कि बच्चे हैं एक समय के बाद बड़े हो जाएंगे तो हम इन्हें कभी छोटा नहीं देख पाए। मतलब समय एक अविरल धारा की तरह बहता चला जा रहा है, समय को रोका नहीं जा सकता, समय लगातार आगे जाता जा रहा है। और इस समय को रोकने का प्रयास कहीं ना कहीं मनुष्य के मन ने, मनुष्य की चेतना ने किया, और इस चेतना के कारण नए नए तरह के आविष्कार हुए। उन्हीं में से एक आविष्कार जिसका नाम मैंने लिया कैमरा। हम कैमरा क्यों चाहते हैं? हम किसी एक पल को कैद करना चाह रहे हैं। कैमरा क्या कर सकता है? किसी एक स्पेसिफिक मूवमेंट को ही कैद कर सकता है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करता। और वो मूवमेंट कितना भी अच्छा हो उसे निकल जाना है, वो मूवमेंट कितना भी खराब हो उसे निकल जाना है। समय की खासियत ही यही है कि कितना भी अच्छा हो चले जाना है, कितना भी बुरा हो चले जाना है, और एक दिन हमें ही चले जाना है। तो बात ऐसी है कि ये जो एक स्पेसिफिक मोमेंट को होल्ड करने का कॉन्सेप्ट था उसने कैमरा लेकर के आए। लेकिन मनुष्य का मन इतने में नहीं माना। उसने कहा कि सिर्फ एक मोमेंट कैसे मैं कैद करके मान जाऊं, अब मुझे पूरा पूरा जो होलसम सीन है वो पूरा मुझे कैप्चर करना है। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद हम वीडियो रिकॉर्डिंग पर आ गए। फिर हमने वीडियोस को क्रिएट करना शुरू किया, और वही रीजन है कि हम कहीं ना कहीं मेमोरीज क्रिएट करते हैं। और उन मेमोरीज को ही जब हमने एक लेवल पर फैंटेसाइज किया या एक लेवल पर अपने क्रिएशन को यूटिलाइज किया, एक इमेजिनेशन को यूज किया, तो फिर हमारी मूवीज बन गई, हमारी वेब सीरीज बन गई। क्राइम, फिक्शन, थ्रिलर, लव स्टोरीज क्या है? लाइफ के एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को कैमरे के माध्यम से दिखाने का प्रयास, या एक डिजिटल स्क्रीन के माध्यम से जीने का प्रयास। कुल मिला के बस प्रोसेस इतना ही है। ह्यूमन ब्रेन क्या करना चाह रहा है? पहले लोगों के बीच सालों बात नहीं होती थी, महीनों बात नहीं होती थी, लेकिन आज लोगों के हाथ में मोबाइल है। अगर वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो उनका पर्पस क्या है? कनेक्टिविटी।
उस मोमेंट को एक्सपीरियंस करने की कोशिश, उसको फील करने की कोशिश, उसको समझने की कोशिश। सिर्फ यही एक मानसिकता थी जिसने हमको लिखने पर जिसने हमको लिखने पर मजबूर किया। हर इंसान की एक जो सबसे बड़ी फितरत है वो ये है अपनी लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करने की। जब लोगों को ये लगा कि हमारा जो समाज है, हमारी जो संस्कृति है वो बेहतर है, उसे प्रिजर्व करके रखा जाना चाहिए। प्रिजर्व कैसे करेंगे? पहला सवाल है कि जो हमारी संस्कृति है वो अन्य लोगों की संस्कृति से कैसे भिन्न हो। एक सबसे बड़ा सवाल ये भी आता है, क्या हमारा कानून उस तरह है जो हमारे ही समाज को, हमारी ही संस्कृति को संरक्षित करता है? क्या हमारे देश की अर्थव्यवस्था ऐसी है कि हमारे ही समाज और संस्कृति को संरक्षित करने का काम करती है? तो जब हम अपनी संस्कृति के हिसाब से अपनी इकोनॉमी को ढाल लेंगे, अपनी संस्कृति के हिसाब से अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर लेंगे, अपनी ही संस्कृति के हिसाब से प्रिजर्वेशन मैकेनिज्म बना लेंगे, अपनी ही संस्कृति के हिसाब से कानून व्यवस्था बना लेंगे, तो हमारी संस्कृति अल्टीमेटली फिर अलग हो जाएगी। और यही संघर्ष लगातार चलता रहता है। पश्चिमी देश जो लगातार घुसने की कोशिश करते हैं एशियाई देशों में, वो किस चीज का प्रयास है? वो संस्कृति के माध्यम से पहुंचते हैं। अगर वो आपके आचार विचार व्यवहार को सीधे प्रभावित कर रहे हैं तो वो आपको अपनी चीजें नहीं दे सकते, उसको बेचने का माध्यम अर्थव्यवस्था है। तो क्या हम अपनी संस्कृति दूसरे देशों तक ले जा सकते हैं? ये एक सवाल है। दूसरा, पाश्चात्य देश हमारे ऊपर अपनी संस्कृति थोप रहे हैं जिसमें काफी हद तक सफल हैं क्योंकि उनकी समझ अर्थव्यवस्था को लेकर के ज्यादा है। अब वापस से आते हैं, जब ये एक प्रोसेस बन जाता है कि हम अपनी संस्कृति को प्रिजर्व करना चाहते हैं, अपनी आने वाली पीढ़ी को देना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि जब हम ना हो तब भी उन्हें इन बातों का ज्ञान हो, तो वो कैसे हो सकता है? वो तभी हो सकता है जब हम उन चीजों को कहीं ना कहीं लिखेंगे, सुरक्षित करेंगे। तो समय समय पर पहले लोगों ने अलग अलग धातुओं पर लिखा, पत्थर पर लिखने की कोशिश की, अलग अलग जगहों पर पेंटिंग बनाई, अभिव्यक्त किया, चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्त करने का प्रयास किया। वो एक अलग बात है कि जो चित्र बने उनका अलग अलग समय पर अलग अलग मतलब निकाले गए। कई बार उन चित्रों के जो मतलब नहीं भी थे वो भी निकाले गए। तो फिर धीरे धीरे ये प्रिजर्वेशन और आगे बढ़ता गया। लोगों ने पत्तों पर लिखना शुरू किया, फिर धीरे धीरे चलते हुए कागज के आविष्कार हो गए, तो फिर लोगों ने कागज पर लिखना शुरू किया। क्योंकि समय के साथ चीजें नष्ट हो जाती हैं, तो पुरानी सभ्यता की बात जब भी होती है हमें सिर्फ ठोस धातुएं ही मिल पाती हैं, बाकी हर चीज का मिलना संभव नहीं हो पाता। इसी कंटेक्स्ट में हम इंडियन लिटरेचर की बात करते हैं। उसमें कहते हैं वेद और इतिहास। हमारे जो भी वेद रहे, शास्त्र रहे, उपनिषद रहे, कुल मिलाकर के बात इतनी थी कि अपने ज्ञान को संरक्षित करना है, उस ज्ञान को आगे आने वाली पीढ़ी को देने का काम किया जाना है, बात बस इतनी सी थी। पोयम्स एंड प्लेज, जब हम पोयम और प्लेस की बात करते हैं तो एक तरीका अपने वक्त को, अपने समाज को, अपने जज्बातों को, अपनी भावनाओं को जीने का एक तरीका हमें साहित्य देता है। ह्यूमन इमोशंस को सबसे अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करने का काम या तो इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म या फिर
लिटरेचर या फिर म्यूजिक करता है। जब हम लिटरेचर की भी बात करेंगे तो हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर अलग है। और हिंदी और इंग्लिश तो छोड़ दीजिए, अलग अलग देशों की बात हो गई। भारत में ही अगर आप तमिल क्षेत्र के साहित्य को पढ़ लेंगे और अगर आप उत्तर भारत के साहित्य को पढ़ेंगे तो दोनों के बीच में आपको अंतर देखने को मिलेगा। उसे छोड़ दीजिए, उत्तर भारत में ही हिंदी और संस्कृत के साहित्य को पढ़ लीजिए तो आपको अंतर देखने को मिलेगा। हर जगह एक छोटा 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 अंतर मौजूद है। ऐसे में पोयम्स हों, प्लेज हों, ये किसी भी समय विशेष की संस्कृति के आधार पर वहां के लोगों की सोच बताने का काम करता है पूरी तरह से। हिस्टोरिकल टेक्स्ट से मतलब ये है कि वहां के आसपास की संबंधी जो भी कहानियां रही हों या उसके पीछे भी जितनी कहानियां उपलब्ध हों। कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, अगेन पंचतंत्र हो, चंपक हो, हितोपदेश हो, बाल कृष्ण हो, सॉरी एक मैगजीन आती है इसी तरह बालहंस करके हो, या अमर चित्र कथा हो, विक्रम बैताल हो, बैताल पच्चीसी हो, जितनी भी तरह की कहानियां हैं सब अलग अलग तरह से लिखी गई हैं, अलग अलग समय के बारे में हैं और अलग अलग कहानियों को दर्शाती हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे तो हर कहानी समाज के किसी खास विशिष्ट वर्ग को दर्शाने का काम करती है। इसीलिए कहानियों के माध्यम से भी किसी सभ्यता या संस्कृति को समझा जा सकता है। अगेन साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल टेक्स्ट। साइंटिफिक से मतलब ये है कि जिस भी तरह का आयुर्वेद रहा हो, विज्ञान रहा हो, या आप देखेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में लिखी गई है सुश्रुत संहिता करके, या जो भी चीजें जिनसे हम साइंटिफिक टेम्परामेंट के माध्यम से अपने समाज को समझने का प्रयास करते हो, विभिन्न प्रकार की वेधशालाएं उपलब्ध हैं, उसका यही एक कारण है। फॉरेन अकाउंट्स की बात करें तो क्योंकि इंडियन की बात है तो भारत के भीतर जो चीजें हैं वो तो है ही हैं, लेकिन विदेश से आने वाले लोग कहते हैं ना, एक तो मैं हूं जो खुद को मैं कुछ समझता हूं, लेकिन मैं को लोग क्या समझते हैं ये एक अलग बात है। ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। आप खुद को क्या समझते हैं एक पर्सनालिटी के तौर पर, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, और एक सोसाइटी आपको कैसे देखती है ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो ठीक उसी तरह जब हम फॉरेन अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, भारत अपने को खुद को कैसे व्याख्यायित करता है ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन फॉरेन भारत को कैसे व्याख्यायित करेगा ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। यहीं पर सवाल उठता है अपनी संस्कृति के रक्षण की बातें करना, और इन सब के बीच ट्रेवेलॉग्स मतलब जो भी लोग बाहर से आए, चाहे वो इब्न बतूता हो, बर्नियर हो, या फिर अलग अलग समय पर लोग आए, भारत की यात्राएं की, यात्राओं के दौरान उनके जो संस्मरण रहे, उनके जो अनुभव रहे, उन्होंने जिन चीजों को यहाँ पर देखा उनके बारे में विस्तार से व्याख्या करने का प्रयास किया, और कालांतर में उसी के माध्यम से हमने इतिहास को देखने और समझने का काम लगातार किया है। आर्टिस्टिक सोर्सेस की बात करें तो पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, पैनल्स, जैसा कि हम कहते हैं कि कोई भी पेंटिंग है तो हम उसके माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं कि इसे किस तरह से अभिव्यक्त किया गया है। और स्कल्पचर्स क्या बताते हैं, पैनल्स क्या, कहने का मतलब है कि किसी भी समाज की, किसी भी सभ्यता की, किसी भी संस्कृति की जो आंतरिक अभिव्यक्ति है वो एक कला के तौर पर सामने आती है। कोई भी आर्ट फॉर्म है या कोई भी आर्टिस्ट है वो अपने इंटरनल एक्सप्रेशंस को जब सोसाइटी को दिखाता है तो बस
उसी चीज को हम डिफरेंट वे में नाम दे देते हैं, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो सॉन्ग हो, चाहे वो डांस हो, उसका सिंपल सा मतलब बस इतना सा है। अगेन जब हम एक्सकेवेशंस की बात करते हैं, एक्सकेवेशंस के कंटेक्स्ट में जब भी हम खुदाई करेंगे तो खुदाई करने में कुछ ना कुछ चीजें लगातार हमको दिखाई देंगी। मतलब जब गहराई से किसी चीज को निकाला जाएगा तो वहां पर किसी न किसी तरह के अवशेष पाए जाएंगे। उन अवशेषों में ह्यूमन हो सकता है, एनिमल हो सकता है, प्लांट रिमेन्स हो सकता है। मतलब जो भी प्राणी वनस्पति जात जो भी समय के साथ जमीन में नीचे दब जाएंगे, खुदाई के बाद जब वो निकलेंगे तो उससे हम अंदाजा लगा लेते हैं। जैसे एक श्रृंगी घोड़ा या फिर यूनिकॉर्न, ये सिर्फ संकल्पना में है, आज तक किसी को मिला नहीं। लेकिन आप एक बड़े तंत्र में देखेंगे तो एक श्रृंगी घोड़े की चर्चा हर जगह है, यूनिकॉर्न की चर्चा हर जगह है। लेकिन आज तक ये नहीं पता लगा कि यूनिकॉर्न कभी भी अर्थ पर एग्जिस्ट करते थे या फिर सिर्फ एक कल्पना मात्र थे। तो जो खुदाई करते हैं, जमीन से निकालते हैं, उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस है कि एक काल विशेष में हम इस चीज का अध्ययन कर पाए किस तरह के जानवर एग्जिस्ट करते थे और जो एग्जिस्ट करते थे उनका क्या उपयोग होता था। अगर वो घोड़ा है, गाय है, बकरी है, भेड़ है, ऊंट है, किसका क्या उपयोग है, सबके अलग अलग उपयोग हैं। ऊन के लिए, मांस के लिए, दूध के लिए, किस चीज के लिए इस्तेमाल करते थे ये जानने के लिए। ये चीजें एक सभ्यता और संस्कृति के बारे में बताने के लिए काफी है। इसी से पता चलता है कि किसी काल विशेष में किसी खास जगह पर कृषि का महत्व तो ज्यादा था या फिर अन्य जो परिस्थितियां हैं उनका। टूल्स एंड वेपन्स, ये किसी भी संस्कृति के विकास का परिचायक है। वो समाज कितना भयभीत था इस बात का भी परिचायक है। अगर वर्तमान में कभी देखा जाए तो आज का समाज भयभीत है, किससे? युद्धग्रस्त ना हो जाए इस बात से। उस युद्धग्रस्त ना हो जाने की परिस्थिति के कारण ही सारी चीजें हो रही हैं। क्योंकि युद्धग्रस्त होने की समस्या है तो कहीं ना कहीं हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब से लेकर के सब कुछ उपलब्ध है। क्यों है? उसका यही रीजन है। फिगरिंग्स एंड ऑर्नामेंट्स, किसी भी समय विशेष में ऑर्नामेंट्स देखकर कुछ चीजें पता चलती हैं। जैसे पहला, किसी भी संस्कृति विशेष की संपन्नता कितनी थी, वहां पर समृद्धि कितनी थी, इसका पता चलता है। दूसरा, किस तरह की धातुओं का प्रयोग होता था। तीसरा, वहां पर कलात्मक अभिव्यक्ति कितनी थी, किस तरह से डिजाइन करके पहनते थे वो लोग, इन सारी चीजों का यहाँ से पता चलता है। पॉटरी एंड टॉयज, घर में किस तरह के सामान का इस्तेमाल होता था या बच्चे किस तरह के खिलौने इस्तेमाल करते थे, इससे किसी भी सभ्यता का बौद्धिक विकास का स्तर और वहां पर इस्तेमाल होने या उपयोग होने वाले अलग अलग सामान या वहां पर मौजूद किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी, इन चीजों का ज्ञान हो जाता है। हैबिटेशंस एंड ब्यूरियल्स, अगेन वही सारी चीजें कि क्या क्या आपको मिला हुआ है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जब हम स्ट्रक्चर की बात करें, मॉन्यूमेंट्स हो, माउंट्स हो, सिंपल वे में किसी भी समय में जिस तरह की एक कलात्मक अभिव्यक्ति देखने को मिली या जिस तरह की बिल्डिंग्स बनी होती हैं, वो ये बता देती है कि किसी
समाज या संस्कृति विशेष की संपन्नता कितनी थी, समृद्धि कितनी थी, उनकी आधारशिला कैसे थी, उनका जो मौसम जलवायु था वो कैसा था। जैसे जो भी लोग ठंडे स्थान के होंगे वहां पर हमेशा छतें नुकीली होंगी, ऐसे ऐसे छतें नुकीली होंगी। उन नुकीली छतों की वजह से ही सारा काम होता है। सारा काम से मतलब क्या है, क्योंकि अगर बर्फ गिरेगी तो वो टिकनी नहीं चाहिए। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो कि ट्रॉपिकल एरिया है वहां पर ऐसी छतें मिलेंगी जहां पर ऊपर इजिली बर्फ हो या कुछ भी हो। वहां पर क्योंकि बर्फ की संभावना नहीं है, धूप की संभावना है, तो वहां पर हमेशा एक उथली टाइप की छत मिल जाएगी बड़ी आसानी से। लेकिन अगर यही ठंडा इलाका हो तो ऐसी छत नहीं मिल सकती, वहां हमेशा नुकीली या गुंबद नुमा छत मिलेगी। तो केवल बिल्डिंग मात्र से ही जलवायु मात्र से वहां के जनजीवन का और वहां के जनजीवन से वहां की वनस्पति का, अलग अलग चीजों का अध्ययन करके हम पता कर सकते हैं। तो इसको हम सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री में कंक्लूड करते हैं। अगर पूरा कंक्लूजन देखा जाए तो वो ये है कि हिस्ट्री को जानने के लिए हमें अलग अलग सोर्सेस की जरूरत होती है। उन सोर्सेस के सही ओरिजिन पता होने चाहिए, नहीं तो एजम्पशन बेस्ड जो कंक्लूजन होंगे वो हमेशा गलत ही आएंगे। और किसी व्यक्ति का पास्ट हो, किसी सोसाइटी का पास्ट हो या नेशन का पास्ट हो, उसके माध्यम से ही हम एक प्रॉपर हिस्ट्री को एक फॉर्मेट में, एक स्ट्रक्चर में कंक्लूड करके समझ सकते हैं।